Assalamu alaikum. In this video, we're going to cover the topic natural justice, and we're going to understand the principles of natural justice into that as well. So let's start off with this topic. This topic is again from the subject, the course administrative law. So we're beginning with that. Natural justice basically क्या है ये एक important concept है administrative law का. इसके बगैर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कंप्लीट नहीं होता. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये कोर कॉन्सेप्ट नेचुरल जस्टिस का समझने के लिए एक लाइन काफ़ी है, यानी कि कोई भी अनहर्ड नहीं होगा. और इसको एक मैक्सिम है जिससे एक्सप्लेन किया जाता है. वो मैक्सिम अगर हम उसको सुने, वो बेसिकली वो मैक्सिम एक प्रिंसिपल भी है नेचुरल जस्टिस का. उसको हम कहते हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टम. अब ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है? ये लैटिन ज़बान का फ्रेज़ है और इसका मतलब है लिसन टू द अदर साइड और लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल. It is the principle that no person should be judged without a fair hearing in which each party is given the opportunity to respond the evidence against them. ठीक है जी, ये बहुत ही सिंपल है. ये मैक्सिम जिसको आप पढ़ लेते हैं, इस मैक्सिम को पढ़ते ही नेचुरल जस्टिस का फिनोमिनन क्लियर हो जाता है कि व्हाट इट इज़ बेसिकली अबाउट. अब अगर हम जुरिस्ट की बात करें कि जुरिस्ट ने कैसे एक्सप्लेन किया इसको, तो किसी भी जुरिस्ट ने इसको पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर वे में एक्सप्लेन नहीं किया. कहीं पे उसको जो है बहुत सिंपल और कोर कॉन्सेप्ट कहा गया है, तो कहीं जुरिस्ट ने इसको कहा है कि इसको एक्सप्लेन करना एक्सपेरिमेंटली, फंडामेंटली एंड साइंटिफिकली इट इज़ इम्पॉसिबल. और ये एक इसको सिंपल जो बहुत ज़्यादा जिसको ईज़िली एक्सप्लेन किया गया वो यही है कि ये कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का. और ये लॉयर्स के लिए, जर्नलिस्ट लॉयर्स के लिए, राइटर्स के लिए और जूरिस्ट के लिए इसकी ये इट कम्स इन मैनी कलर्स एंड मैनी शेप्स. It is not specified or it is not just limited to one particular area. अब अगर स्मिथ जो एक जूरिस्ट है, उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया है, तो वो इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द टर्म नेचुरल जस्टिस एक्सप्रेसेस द क्लोज रिलेशनशिप between the common law and moral principles, describing what is wrong and what is right. यानी कि उन्होंने इसको सिंपल एक्सप्लेन किया कि कॉमन लॉ और मोरल प्रिंसिपल के दरमियान एक रिलेशनशिप है और ये डिफ्रेंशिएट करता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट. जब मोरल प्रिंसिपल्स की बात करते हैं और कॉमन लॉ की बात करते हैं, तो यानी इसमें प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, मोरल्स के साथ साथ इसमें कंप्लीट फेयर ट्रायल का भी जिक्र आ जाता है. अब अगर हम बात करते हैं दूसरे जूरिस्ट, उन्होंने इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वो मीग्रे जे वो कहते हैं कि इट इज़ जस्टिस दैट इज़ सिंपल एंड एलिमेंट्री, यानी कि एक सिंपल और एलिमेंट्री जस्टिस है, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम जस्टिस दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, सोफिस्टिकेटेड एंड टेक्निकल. ये टेक्निकल और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी. इट इज़ ग्रेट ह्यूमनाइजिंग प्रिंसिपल इंटेंट टू इन्वेस्ट लॉ विद फेयरनेस टू सिक्योर जस्टिस एंड टू प्रिवेंट मिस कैरेज ऑफ जस्टिस. नेचुरल जस्टिस इसलिए ज़रूरी है ताकि जस्टिस सिस्टम का मिस कैरेज ना हो. सिंपल. Natural justice has been used in a way which implies the existence of moral principle of self-evident and unarguable truth. It is true that the concept of natural justice is not very clear and therefore it is not possible to define. Yet the principle of natural justice are accepted and enforced. यानी कि natural justice का जो system है उसको सिंपली एक्सप्लेन करना मुश्किल है. वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक सिंपल भी है, टेक्निकल भी इतना नहीं है. इसको इस तरीके से आसान है समझना कि किसी भी शख्स को अनहर्ड सज़ा नहीं होने देनी, उसको जज नहीं करना, बायस नहीं होना. तो ये सिंपली नेचुरल जस्टिस को एक्सप्लेन करता है. अगर नेचुरल जस्टिस के कुछ नाम देख लें, ऑल्टरनेटिव जूरिस्ट की तरफ से क्या इसको नाम दिए गए हैं, क्योंकि मैनी कलर्स और मैनी शेप्स में इसको प्रिस्क्राइब किया गया है. इसको कहा गया है कि सब्सटेंशियल जस्टिस, फंडामेंटल जस्टिस, यूनिवर्सल जस्टिस और इसको फेयर प्लेन एक्शन, ये सारे इसको नाम दिए गए हैं जिससे इसको डिफ़ाइन किया गया है. और प्रिंसिपल्स नेचुरल जस्टिस के क्या क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स जो हैं इसके पढ़ते हैं. तो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव बीन enumerated thus the every person whose civil rights are affected must have reasonable notice to the case he has to meet, that he need have reasonable opportunity of being heard in his defense. यानी अगर कोई भी किसी के ऊपर कोई मुकदमा है या कोई अफेक्ट हुआ है या कोई जो है कन्विक्ट है, कन्विक्शन तो साबित होनी है, राइट. अभी वो अक्यूज़ है, तो उसको जो है एक रीज़नेबल नोटिस के साथ टाइम पीरियड देना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए नोटिस की, यानी पहले नोटिस दिया, दूसरा आपने उसको डिफेंस का टाइम पीरियड दिया, और तीसरा जो इम्पार्शल ट्राइब्यूनल जो है उसको सुनेगा
और इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पार्टी को जो है मतलब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए जो पार्टी या ट्राइब्यूनल्स को सुनती है। ये 3 पर्टिकुलरली प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं जिसके ऊपर ये बेस करता है, और इन्हीं 3 प्रिंसिपल से जो है नेचुरल जस्टिस कंप्लीट होता है। और अगर अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन मज़ीद किया गया है, मज़ीद जूरिस्ट ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया, वो कहते हैं कि सिंस ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन रियल्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ज़रूरत बढ़ती गई, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ बढ़ती गई, तो साथ में नेचुरल जस्टिस को भी कहीं पे वीक होने की जो है इसको ऐसा नहीं होगा कि इसको ये वीक हो जाए, क्योंकि अगर नेचुरल जस्टिस वीक होगा तो अपेरेंटली इंसाफ की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। प्रिंसिपल्स नेचुरल जस्टिस के जैसे हमने पढ़े वो 3 मेजर वो प्रिंसिपल्स थे, लेकिन इंग्लिश लॉ में इसको कैसे 2 प्रिंसिपल से रिकग्नाइज किया गया है। वो प्रोसीजर था बेसिकली प्रिंसिपल का, लेकिन इटसेल्फ प्रिंसिपल क्या है, इटसेल्फ प्रिंसिपल जो है इसके 2 सिंपल हैं। और इसको पहला जो मैंने आपको लैटिन फ्रेज बताया वो है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, इसको दूसरा फ्रेज इंग्लिश लॉ में बताया गया। पहला फ्रेज इससे पहले आता है नीमो डेबिट एसी जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, ठीक है। इसका ये लैटिन फ्रेज ये कहता है नो मैन शैल बी जज्ड इन हिज ओन कॉज और द डिसाइडिंग अथॉरिटी मस्ट बी इम्पार्शियल एंड विदाउट बायस। यानी कि इसमें इस लैटिन फ्रेज में सिंपली ये बताया गया है कि कोई भी शख्स जो है उसको जज नहीं करना होगा ओन कॉज पे, और इसकी अथॉरिटी जो है इम्पार्शियल होनी चाहिए, विदाउट एनी बायस होनी चाहिए, यानी कि कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट अथॉरिटी को नहीं होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका इंग्लिश लॉ का। अब दूसरा प्रिंसिपल क्या है, वो जो मैंने आपको इनिशियली इंट्रोडक्शन में भी बताया था, जिससे नेचुरल जस्टिस को समझने में बहुत आसानी होती है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया था, दोबारा से मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। Here the other side or both the sides must be heard, or no man should be condemned unheard, or that there must be fairness of the part of the deciding authority। यानी कि इसमें एक साइड या दोनों साइड किसी को भी आपने मतलब अनहर्ड नहीं छोड़ना, उनको सुनना है आपने पूरे तरीके से। उसके बाद एक इम्पार्शियल सुनने के बाद एक इम्पार्शियल ट्राइब्यूनल उसका फैसला करेगी। However, due to rapid development of growth of constitutional law as well as administrative law, a third principle of natural justice has been also evolved। यानी कि जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ होती चली गई, उसी तरीके से एक तीसरी जो प्रिंसिपल जो है थर्ड प्रिंसिपल उसको भी इमर्ज होते देखा गया। वो क्या, यानी कि स्पीकिंग ऑर्डर्स और रीजन डिसीजंस, ऑल ऑर्डर्स शुड बी सपोर्टेड बाय रीजंस। यानी जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो रीजंस के साथ सपोर्ट करने चाहिए। लेकिन मेन 2 प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमने पढ़े, नीमो डिबेट एसी जुडिक्स इन प्रोप्रिया कॉजा, एंड द सेकंड वन वाज ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ये मेन 2 प्रिंसिपल्स हैं। और बाकी जो है प्रिंसिपल की प्रोसीजर क्या थे, 3 सिंपल पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था, वो भी हमने पढ़ लिया। अब प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कैसे किया गया है, सबसे पहली जो नेचुरल जस्टिस की जो प्रिंसिपल एक्सप्लेन की जो रिक्वायरमेंट है वो यानी कि न्यूट्रल होगी वो ट्राइब्यूनल, वो अथॉरिटी जो उस केस को सुनेगी। अब बायस क्या क्या होते हैं, बायस यानी कि बायस की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है पिक्यूनरी बायस, दूसरा होता है पर्सनल बायस, और तीसरा होता है ऑफिशियल बायस। अब ये बायस इसमें से कोई भी अगर एक कैटेगरी आती है, अगर कोई इनमें से कोई एक भी तरीके से अगर वो बायस निकलता है तो वो जज जो है एक्टिंग जज वो नहीं परफेक्ट रहता उस केस को सुनने के लिए, ठीक है। तो ये मेन रीजंस थी, इन तीनों में से कोई भी तरीका नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से जज को बायस नहीं होना चाहिए, फिर ही उसके बाद एक शख्स जो है उसका फेयर ट्रायल होगा। और नेचुरल जस्टिस को बहुत सारे जो अलग अलग नाम है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कौन कौन से जो है नाम थे, इसमें क्या था। अब अगर हम थोड़ा सा इसको अफेक्ट ऑफ ब्रीच ऑफ नेचुरल जस्टिस को देख लें तो इंग्लैंड में क्या है, इंडिया और पाकिस्तान में क्या है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें, देयर हैज़ बीन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन इंग्लैंड ऑन दिस पॉइंट। इन सम केसेस द कोर्ट्स हैव टेकन द व्यू दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस डज नॉट वायलेट द ऑर्डर एंड द ऑर्डर कैन नॉट बी सेड टू बी इन नलिटी एंड वॉइड बी एन इश्यू बट merely voidable, which could be set aside at the instance of an aggrieved party, while in other cases the courts have taken the view that non-observance of the principles of natural justice render the court null and void।
اور انڈیا کی اگر ہم بات کریں, اچھا اس میں جو ہے نا ایک ڈیٹیل میں اس کو کچھ پڑھ رہی تھی, کچھ بیک گراؤنڈ وغیرہ چیزوں کو بھی پڑھ رہی تھی, تو اس میں آئی گاٹ ٹو نو جورسٹ نے اس کو اس طریقے سے بھی ایکسپلین کیا کہ انگلینڈ میں یہ ویریٹ کر رہا تھا نیچرل جسٹس, اور اس میں ڈپینڈ کر رہا تھا سچویشنس کے اوپر, لیکن انڈیا میں جو ہے یہ اب تک اگر ہم دیکھیں تو یہ ویل سیٹلڈ ہے. یعنی فار انسٹنس اگر کہیں نہ کہیں وہاں پہ نیچرل جسٹس افیکٹ ہو رہا تھا ایز پر دی سرکمسٹانسز اینڈ سچویشن, لیکن انڈیا میں اب تک اس وقت سے لے کے یا جتنا بھی اب تک کی ایگزامپلز لے لیں, نیچرل جسٹس کہیں پہ بھی مس نہیں ہوا. کیسے مس نہیں ہوا؟ اور پاکستان اوبویسلی جب ہم انڈیا کی بات کرتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کا قانون آلموسٹ ایک ہی ہے. ایون یہاں تک کہ پاکستان پینل کوڈ یہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ انڈین پینل کوڈ ہوتا ہے. اسلامک جورسپروڈنس کا قانون بھی وہاں پہ بھی چلتا ہے مسلمانوں کے لیے, اور یہاں پہ تو آبویسلی ہے. تو اسی لیے پاکستان اور انڈین قوانین تو آلموسٹ ایک ہی جیسے ہیں. تو یہاں پہ انڈیا کی جہاں پہ میں بات کروں گی تو وہ پاکستان کے لیے بھی بات ہی ہوگی, جس طریقے سے ہم لاء کے اس میں کورسز میں پڑھتے ہیں. کیسز کو بھی ہم انڈین کیسز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں. اب جیسے کہ انڈیا میں ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ سو فار انڈیا میں بالکل ٹھیک نیچرل جسٹس دیکھا گیا. اٹ از فیئرلی ویل سیٹلڈ اینڈ کورٹس ہیو کنسسٹنٹلی ٹیکن دی ویو دیٹ وین ایور دیر از اے وائلیشن آف اینی رول آف نیچرل جسٹس دی آرڈر از نل اینڈ وائڈ. یعنی کہ کہیں پہ اگر نیچرل جسٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دینا ہوگا. Thus we an order retrieving a civil servant of the ground or reaching superannuation age was passed without affording opportunity to the employee, or where a passport of a journalist was impounded without issuing notice. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں جدھر کسی امپلائی کی وائلیشن ہوئی انہرڈ, پھر اس کو سنا گیا, جرنلسٹ کو پاسپورٹ جو ہے اس کو بغیر سنے جو ہے امپاؤنڈ کیے جو ہے اس کا پاسپورٹ کا ایشو ہو گیا, اس کو جو ہے یعنی سنا گیا. تو یہ بہت ساری اس کی ایگزامپلز ہیں جدھر ہم دیکھتے ہیں کہ اٹس گوئنگ فیئرلی ان انڈیا, اور انگلینڈ میں لیکن یہ متاثر تھا ڈپینڈنگ اپان دی سچویشن. جو نیچرل جسٹس کا میں نے آپ کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا دیا ہے, یعنی نیشنل جسٹس کا پرنسپلز, پروسیجر, بائس, یہ سارا کچھ اس میں کورڈ ہو گیا ہے. اور مزید کچھ ٹاپکس اگر میں ریکارڈ کر سکی تو ڈیفینیٹلی آئی وڈ, کیونکہ ایڈمنسٹریٹو لاء کو اسٹڈی کرنے میں بہت مسئلہ ہو رہا ہے, نہ تو ٹھیک سے ٹاپکس مل رہے ہیں, اور سول سرونٹ ایکٹ کو بھی جب میں نے دیکھا تو وہ بھی آلموسٹ کہیں پہ لیکچر سیٹسفیکٹری نہیں دکھائی دے رہے. تو آئی ٹرائی ٹو ڈو جتنا میں ویڈیوز بنا سکے سو دیٹ یو گائز کین آلسو سی, اور ہو سکتا ہے رول آف لاء کو بھی دوبارہ سے کر لیں بیکاز somebody requested. So that's all, and I've done it almost more than 12 minutes about natural justice, and I'm sure that everything is clear to all of you. Allah Hafiz.